धरती जब युद्ध की आग से दहक रही है, आसमान जब लड़ाकू विमानों से गोले बरसा रहा है, हवा जब बारूद की गंध से भरी हुई है, तब हर आदमी सवाल पूछ रहा है, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा? और ये भी कि तीसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होगा? जरा सोचिए, विश्व युद्ध की बात भी डरावनी है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। इजराइल और ईरान कल रात से चर्चा में है। इस बीच आप लगातार ऐसे सवाल सुन रहे होंगे कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा। दुनिया में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो करीब 6 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। ये एक अनुमानित आंकड़ा है जो आपको कहीं कम कहीं ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया की कुल आबादी के 3% लोग मारे गए थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट देखिए और इस विभीषिका की मतलब समझिए। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की अंधाधुंध रफ्तार देखिए। और फिर ये सवाल पूछिए कि क्या ये रण अब और भीषण होने जा रहा है? सोशल मीडिया पर आ रही खबरों के मुताबिक ईरान की सरकार ने एक लिस्ट जारी करके बताया है कि उसके टारगेट पर कौन है। इस लिस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ऊपर है। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के सेना अध्यक्ष, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया और दूसरे बड़े सेना अधिकारी भी शामिल हैं। इस युद्ध में दुनिया के देश किस तरफ हैं, बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले यह समझिए कि जिन 2 देशों के बीच सीधा टकराव शुरू हुआ है, उनकी ताकत क्या है। इजराइल में कितना दम है और ईरान कितना शक्तिमान है, जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। इजराइल का सैन्य बजट 19.2 अरब डॉलर का है, जबकि ईरान सैन्य बजट पर सिर्फ 7.4 अरब डॉलर खर्च करता है। सैन्य शक्ति की रैंकिंग में सैनिकों की संख्या के मामले में दोनों देश करीब करीब बराबर हैं। इजराइल के पास जहां 6,34,000 सैनिक हैं, वहीं ईरान में यह आंकड़ा 6,10,000 तक है। इसी तरह इजराइल अपने पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक रखता है, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। बावजूद इसके कौन कितना दमखम दिखाता है, इस पर भी निर्भर करेगा कि हथियार, गोला बारूद के मामले में कौन आगे है। मिसाल के तौर पर इजराइल के पास 400 टैंक हैं, जबकि ईरान के पास इसका करीब 4 गुना यानी 1,513। तोप के मामले में भी इजराइल काफी पीछे है। इजराइल के पास सिर्फ 503 तोप है, जबकि ईरान में यह आंकड़ा 6,798 तक है। इसी तरह इजराइल के पास 46 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास 50। इजराइल के पास 64 से ज्यादा मिसाइल यूनिट्स हैं, जबकि ईरान इस मामले में बहुत आगे है। उसके पास 410 मिसाइल यूनिट्स हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो इजराइल के पास
इनकी संख्या 612 है, जबकि ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान हैं। कि ईरान और इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता है, इनके बीच में गैप है और इसका मतलब ग्राउंड अटैक नहीं कर सकता एक दूसरे देश पे। अगर मैं ये तुलना करूं ईरान वर्सेस इजराइल, तो ईरान काफी कमजोर पड़ेगा इजराइल के सामने, क्योंकि इजराइल की खुद के भी हथियार बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है और उसको अमेरिका के लेटेस्ट वेपन मिले हुए हैं और बाकी यूरोपियन देश के। जबकि जो ईरान है उसके पास ना ईरान न्यूक्लियर स्टेट है और ना ही उसके जो हथियार हैं वो बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं। देखा जाए तो जल सेना के मोर्चे पर इजराइल ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। पनडुब्बी के मामले में इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल के पास 5 पनडुब्बी हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 1। और सबसे खास बात, परमाणु हथियार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के आंकड़े 90 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिस वक्त फिलिस्तीन तक ये खबर पहुंची कि इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमला बोल दिया है, उस वक्त फिलिस्तीन के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिलिस्तीन के लड़ाका संगठन हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, जिसमें हजारों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया। तो अब हम आपके सामने वो हिट लिस्ट रख देते हैं जो सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से साझा की गई है। ये हिट लिस्ट में जो नाम है वो हम आपको बारी बारी से बताएंगे, उनकी तस्वीरें भी। और इस हिट लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है, सबसे ऊपर जो नाम है, वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम। ये ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि ईरान अब इस बात से बौखलाया हुआ है कि इजराइल बार बार जो है लेबनान पर हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह को वो तबाह करने की कोशिश में जुटा हुआ है और इसी वजह से ईरान ने हमला कर दिया है। लेकिन इस हिट लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ऊपर है और पूरी की पूरी सेना से लेकर तमाम जो फौज के बड़े अफसर हैं वो ईरान की हिट लिस्ट में लगातार शामिल हैं। और ये जो हिट लिस्ट है उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर जारी की है। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा योव गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री हैं इजराइल के, वो हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। और ईरान ने ये हिट लिस्ट जारी करके बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि अब वो जो मिसाइल दागेगा वो हो सकता है कि इनमें से किसी एक के ठिकाने पर दागी जाए, ताकि इसकी हिट लिस्ट में एक एक करके वो क्रॉस लगा सके। इसके अलावा जो सेना के प्रमुख हैं हेर्जी हलेवी, वो हिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। और चौथे नंबर पे हैं वायुसेना कमांडर तोमेर बार जो कि वायुसेना के कमांडर हैं। इजराइल जितने भी एयर अटैक करता है उसमें तोमेर बार की भूमिका होती है। और ईरान को ये पता है कि इजराइल की एयरफोर्स बहुत मजबूत है, इसलिए उसके प्रमुख को भी निशाने पर हिट लिस्ट में रखा है। सार सलामा नौसेना के कमांडर हैं और ईरान को ये भी पता है कि नौसेना है इजराइल की वो बेहद मजबूत है और इसलिए अगर नौसेना कमांडर को ही मार गिराया जाए तो इजराइल की जो भूमिका है वो नौसेना में जो उसके प्रमुख की भूमिका है वो कमज़ोर ज़रूर हो जाएगी। और इसी वजह से ये भी हिट लिस्ट में है। तामेर यादई ये थल सेना प्रमुख हैं और अभी आपने देखा कि जो इनकर्जन किया इजराइल ने लेबनान की भूमि में घुस गया, 50 किलोमीटर अंदर तक गया, तो उसका नेतृत्व तामेर ही कर रहे थे और इसी वजह से इनको भी हिट लिस्ट में रखा गया है। आमिर बाराम डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, ये भी ईरान की हिट लिस्ट में हैं। और इसी तरह आरोन हालिया जो कि प्रमुख हैं सिन खुफिया विभाग के, और बिना इंटेलिजेंस के, बिना मोसाद के कोई भी ऑपरेशन ईरान पर या किसी भी देश में इजराइल नहीं करता है, ये सबको पता है। इसके अलावा ओरी गार्डन उत्तरी कमान के प्रमुख हैं और इसी उत्तरी कमान पर फिलहाल जो मोर्चा है वो लेबनान के साथ इजराइल का चल रहा है, लेकिन ईरान की हिट लिस्ट में वो भी शामिल हैं।
तो ये वो नाम है जो आपको हमने बारी बारी से दिखाए। ये 10 नाम जो कि हिट लिस्ट में ईरान के, और बाकायदा इस हिट लिस्ट को ईरान की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया है और इजराइल को चेताया गया है कि वो बाज आ जाए। ईरान पर अगर हमला किया तो इस हिट लिस्ट पर वो हिट करना शुरू कर देगा। चलिए अब हिट लिस्ट से आगे बढ़ते हैं, इजराइल की बात कर लेते हैं। इजराइल की छवि एक ऐसे देश की है जो किसी से भी डरता नहीं है, चारों ओर दुश्मन से घिरा हुआ है, लेकिन इस सब के लिए लगातार वो चुनौती भी बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि जब विश्व की कई संस्थाएं और देश लगातार इजराइल से कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, शांति ही समाधान है, तब भी वो खतरों से क्यों खेल रहा है? इसके पीछे मोटे तौर पर 2 कारण हैं। पहला कारण इजराइल की जबरदस्त सुरक्षा तकनीक और दूसरी वजह है अमेरिका। अमेरिका कैसे इजराइल के लिए सुरक्षा कवच बना हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। इन डरावनी तस्वीरों के बीच जब दुनिया सांसें रोककर सोच रही है कि अब आगे क्या होगा, तब इजराइल ने यह बयान जारी कर दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अपने देश में नहीं घुसने देगा। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो कोई भी इजराइल पर ईरान के जघन्य हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता, जैसा कि दुनिया के लगभग हर देश ने किया है, वो इजराइल की धरती पर कदम रखने के लायक नहीं है। आखिर इजराइल किसके दम पर एक नहीं बल्कि अनेक देशों से टकराने की हिम्मत कर रहा है? आगे की बात पर ध्यान दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। दरअसल पश्चिम एशिया में युद्ध के माहौल के बीच अमेरिका के मिलिट्री बेस इजराइल के लिए ढाल का काम करते हैं। आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान का चप्पा चप्पा, यहां तक कि पूरा पश्चिम एशिया इजराइल की पहुंच में है। माना जाता है कि इन देशों में सेना की तैनाती के जरिए अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। बेंजामिन नेतन्याहू जब ये कहते हैं कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हथियार ना पहुंच सकें, तब उनके पास अमेरिकी सैनिक अड्डों का ही भरोसा होता है। अब जरा इन नामों पर गौर कीजिए। बहरीन, इराक, जॉर्डन, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और कुवैत, ये वो देश हैं जहां अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। खाड़ी देशों में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाने की शुरुआत उसी वक्त कर दी थी जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। כמו במתקפת הטילים, גם מאחורי הפיגוע הזה יש יד מכוונת ורצחנית. היא מגיעה מטהרן. הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו, ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. इन अमेरिकी सैनिक अड्डों के होने से इजराइल को एक तरह का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। ध्यान देने की बात है कि ईरान भी अब से पहले सिर्फ जुबानी हमले ही करता था। तो विश्व युद्ध सोचकर डर लगता है, लेकिन इजराइल है कि मानने को तैयार नहीं है। इजराइल साफ कह रहा है कि ईरान ने आज एक बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई हुई तो पीछे नहीं हटेगा। जाहिर है दोनों मुल्कों के पीछे उनके समर्थक भी आएंगे। ये तब है जब दुनिया में युद्ध के अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं। तो समाधान क्या है? हम युद्ध की चर्चा एक ऐसे दिन कर रहे हैं जिसे विश्व
विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा और शांति के सबसे बड़े एम्बेसडर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक भारत के पास शांति और अहिंसा के विचारों की समृद्ध विरासत है। युद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने भी बार बार कहा है कि युद्ध किसी भी सूरत में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं सोच रहा हूं, अगर तीसरा युद्ध हुआ तो इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूं, गर जमी पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी? क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा? क्या वाकई धुंध और धुआं ही बचेगा? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 85 लाख सैनिक घायल होकर या बीमारी के कारण मारे गए थे। इसके अलावा 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों की भी मौत हुई थी। इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक सैनिकों की मौत हुई थी, जबकि 4 करोड़ 50 लाख से अधिक आम नागरिक भी मारे गए थे। तो फिर युद्ध के बीच रास्ता क्या है? युद्ध भरे इतिहास के बोझ से दबे हिरोशिमा और नागासाकी से लेकर युद्ध के बोझ को कंधे पर उठाए यूक्रेनी शहर कीव तक, क्या दुनिया को युद्ध के निदान के लिए भारत की ही शरण में आना पड़ता है? हिरोशिमा, ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। विडंबना देखिए कि युद्ध का सबसे घना साया उस दिन मंडरा रहा है जिस दिन दुनिया महात्मा गांधी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मना रही है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून के नाम से छपे एक लेख में कहा गया है, आधुनिक समय में महात्मा गांधी अहिंसा के सबसे महान शिक्षक बने हुए हैं। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अपने नेतृत्व के जरिए अहिंसा के प्रभाव का प्रदर्शन किया है। उनके नेतृत्व ने दुनिया भर में कई आंदोलनों को प्रेरित किया और अभी भी प्रेरित कर रहा है।